हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। कंप्यूटर की एक नई सीरीज 12 डेज 12 मॉक टेस्ट, यानी 12 दिन हम लोग लगातार यहां पर हर दिन एक मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और 40 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। क्या ये 40 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे? जी हां, यानी इनका लेवल सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है जैसे कि आपका मेंस के एग्जाम में आरआरबी प्योर क्लर्क में कंप्यूटर का लेवल होता है। क्या ये लेवल आसान होगा? अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ये लेवल आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो ये लेवल आपको टफ लगेगा। मुझे बताइएगा हर एक सेशन में आप कितना स्कोर करते हैं, और नो डाउट कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट अप होगा ही होगा। सर कॉन्सेप्ट वाइज कैसे पढ़ें? अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हैं ताकि कंप्यूटर का पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, हम इसको अच्छे से कर पाए, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अगर आप कंप्यूटर को कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एनरोल हो जाइएगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिलेंगे। सर ये कोर्स कब से शुरू हुआ है? 15 मार्च से लेटेस्ट कोर्स है। क्या इसके अलावा भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। ये कोर्स अपने आप में गारंटी लेता है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करने की। सर कैसे एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स से? क्या प्रोसेस है इसका? कोर्स से एनरोल करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे डायरेक्टली अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, सर क्या यहां पर जो एग्जाम का लेवल है क्या वो हर बार चेंज होता है? जी हां, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होगा। प्रीवियस वाले वर्जन्स में नहीं, बल्कि जो लेटेस्ट वर्जन है वहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए ये मॉक टेस्ट आपको एक आइडिया भी देंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा। आइए एक बार फटाफट से यहां पर लेवल को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक। ये रहा पहला क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर में या न्यूज में हर जगह पर आईटी के रिगार्डिंग चैट जीपीटी की बड़ी चर्चा हो रही है, तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चैट जीपीटी इनिशियली रिलीज्ड इन ईयर, चैट जीपीटी प्रारंभ में किस वर्ष जारी किया गया था? यानी ये जो चैट जीपीटी एक बॉट है, ये कब रिलीज किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज, बताइएगा, 2010, 2014, 2022, 2023 या 2021? द करेक्ट आंसर इज 30 नवंबर 2022, यानी 30 नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। और चैट जीपीटी में चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? द आंसर इज चैट, यानी चैटिंग जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यहां पर जीपीटी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी ही जाएगी, या तो जीए के पेपर में या कंप्यूटर के पेपर में पूछा जा सकता है। तो जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को लागू करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा को उपयोग किया गया? अब चैट जीपीटी क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको बनाने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद ली गई होगी। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से चैट जीपीटी को बनाया गया? जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी या एचटीएमएल? बताइए। अरे गैस ही लगाइए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज पाइथन। जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब किसके बेसिस पर बनाई जाती है? पाइथन के बेसिस पर। तो चैट जीपीटी ने किससे हाथ मिलाया? पाइथन से, और डेवलप करने में ये पूरी कामयाब रही, और आज तभी ये इतनी सक्सेसफुल भी है ना। तो ये किस लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई? दैट इज कॉल्ड पाइथन। नेक्स्ट,
हाउ मेनी रोज कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितनी पंक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं। यहां पर बात एमएस एक्सेल की नहीं हो रही है, एमएस वर्ड की हो रही है। कह रहा है एमएस वर्ड में क्या हम टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। जी हां, हम इंसर्ट में जाकर टेबल्स को ऐड कर सकते हैं और टेबल्स को ऐड करने के लिए रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना होगा। तो कह रहा है मैक्सिमम कितनी रोज ऐड की जा सकती हैं एमएस वर्ड में। 1048576, 65536, 254, 32767 या 255 एंड द करेक्ट आंसर इज 32767 रोज। यानी कुल कितनी रोज को ऐड किया जा सकता है एंड द करेक्ट आंसर इज 32,767 रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम्स डाल सकते हैं। अब अगेन बात यहां पर एक्सेल की नहीं हो रही, एमएस वर्ड की हो रही है। तो एमएस वर्ड में फिर से टेबल को इंसर्ट करेंगे और टेबल में हम मैक्सिमम कितनी कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज 63, यानी थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट जवाब। तो आपको क्या समझ में आया कि एमएस वर्ड में रोज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 32767 और एमएस वर्ड में कॉलम्स को एंटर करने की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 63। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ थेसोरस टूल इज यूज्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में प्रयुक्त थेसोरस टूल का उद्देश्य क्या है। क्या एमएस वर्ड में आपने कभी थेसोरस नाम का टर्म सुना है। बिल्कुल सुना है सर। और थेसोरस का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। थेसोरस मतलब एंटोनिम और सिनोनिम होता है, यानी किसी भी वर्ड का समान और विलोम शब्द जानने के लिए हम किस पर क्लिक करते हैं, थेसोरस पर। और ये मिलता कहां पर है, रिव्यू टैब के अंदर। जैसे ही आप एमएस वर्ड में रिव्यू पर क्लिक करेंगे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट, टू इंसर्ट चार्ट इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। एमएस एक्सेल में चार्ट को डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बताइए। क्या एक्सेल में चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जी हां सर, ये तो बहुत फेमस फंक्शन है एमएस एक्सेल का, क्योंकि वहां पर हम पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे फिर उस डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यही होता है ना। अगर यहां पर मैं फंक्शन की पूछ रहा होता कि ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो एमएस एक्सेल में चार्ट को डिस्प्ले करती है, तो आप कहते सर F11, याद है ना, F11 की मदद से चार्ट को डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन F11 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यही होगा ना, क्योंकि F11 होता लेकिन F11 तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। रुकिए जरा ठहरिए, इसका मतलब कि चार्ट को इंसर्ट करने के एक नहीं दो शॉर्टकट की हैं। एक तो F11 है और दूसरा है Alt + F1, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑप्शन में F11 होता तो आंसर F11 होता चार्ट के लिए, लेकिन अगर F11 नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, Alt + F1। तो पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Alt + F1 कर देंगे तो चार्ट में वो डेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सेम F11 के केस के में भी हम कर सकते हैं, पहले डेटा को सिलेक्ट फिर F11 की पर प्रेस और फिर वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ट के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, विच फीचर स्टार्ट्स अ न्यू लाइन व्हेनेवर अ वर्ड और सेंटेंस रीच अ बॉर्डर। जब भी कोई शब्द या वाक्य किसी सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी सुविधा एक नई लाइन शुरू कर देती है, यानी पेज के बॉर्डर पर पहुंचते ही अपने आप नई लाइन शुरू हो जाए। इस फीचर को एमएस वर्ड में क्या बोलते हैं, टेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन, टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट अलाइन या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं होगा क्या,
जैसे ही हमारा टेक्स्ट बॉर्डर को टच करेगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाएगा, हमें एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट, टाइटल बार इन एमएस एक्सेल डिस्प्लेज नेम ऑफ द डैश। एमएस एक्सेल में जो टाइटल बार है वो किसका नाम प्रदर्शित करती है? जल्दी से बताइए। वर्कशीट, वर्कबुक, फॉर्मूला, शीट या ऑल ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? बताइएगा। हम सब जानते हैं कि एक्सेल में टाइटल बार कौन सी होती है? सबसे ऊपर वाली बार, टॉप बार, दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या होता है? वर्क बुक का नाम, जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3। तो जो वर्कबुक होगी उसका नाम होगा, या वर्कबुक की जगह पर अगर आप कोई नाम लिखते हैं तो उसका नाम हो जाएगा, कोई नाम चेंज करते हैं तो वो नाम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? द नेम ऑफ द वर्कबुक, यानी सेकेंड इज द राइट वन। जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 ये तो बाय डिफॉल्ट रहते हैं, पहली अगर होगी तो बुक 1, दूसरी होगी तो बुक 2 एंड सो ऑन। लेकिन वर्कशीट क्या होता है? जो नीचे हमें दिखाई देती है ना, जब नीचे हम देखते हैं तो वहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये हमें वर्कशीट के नाम दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर हमें क्या दिखाई देता है? वर्कबुक। नेक्स्ट, इन असेंबली लैंग्वेजेस सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड। बताइए। असेंबली भाषा में बाइनरी कोड के स्थान पर प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, इन प्रतीकों को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कंप्यूटर में एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग किसका यूज करते हैं? निमोनिक्स का। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इस निमोनिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइनरी यानी मशीन कोड में 0-1 की मदद से। ये निमोनिक्स क्या होते हैं? सिंबल्स के फॉर्म में, जैसे MOV मूव करने के लिए, JMP जंप करने के लिए, BRA ब्रांचिंग के लिए। दीज आर कॉल्ड सिंबल्स और निमोनिक्स। नेक्स्ट, व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। सक्रिय सेल की सामग्री क्या प्रदर्शित करती है या कहां प्रदर्शित की जाती है? यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल में। एक्सेल में जो एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल का मतलब जब हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, और उसका कंटेंट या उसका डेटा कहां पर शो होता है? फॉर्मूला बार में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मूला बार। जैसे ही हम सेल में क्लिक करेंगे उसका जो डेटा है, उसका जो कंटेंट है वो कहां शो होगा? फॉर्मूला बार में। लेकिन व्हाट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। लेकिन उस सेल का जो एड्रेस है A1, A2, A3 ये कहां पर शो होगा? व्हाट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। सक्रिय सेल का पता क्या प्रदर्शित करता है, यह कहां शो होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज नेम बॉक्स। वेरी गुड। आपकी पार की नजर और निर्मासु पर। यानी एड्रेस की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? नेम बॉक्स। जैसे A1, A1 का मतलब A है हमारी कॉलम और 1 है रो, तो A कॉलम और 1 रो को हम लोग क्या बोलते हैं? A1। और ये क्या है? एक नेम बॉक्स। क्लियर हो गया? तो एड्रेस की बात होगी तो नेम बॉक्स होगा, और अगर कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल की बात होगी तो आंसर फॉर्मूला बार होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूजर डेवलप्ड इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेल आर कॉल्ड। एक्सेल के लिए उपयोगकर्ता द्वारा विकसित निर्देश को डैश कहा जाता है। आरबीआई का क्वेश्चन। बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और आरबीआई और आईबीपीएस तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। यूजर डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस यानी वो इंस्ट्रक्शंस जो यूजर बनाता है, किसके लिए? एक्सेल के लिए। किस पर्पस से? बार बार चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक्सेल में इंस्ट्रक्शंस को डेवलप किया जाता है रिकॉर्डिंग पर्पस से। किसकी मदद से? मैक्रोस की मदद से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मैक्रोस। मैक्रोस का ऑप्शन एक्सेल में किस टैब में दिखता है?
तो आंसर है व्यू टैब में। व्यू टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैक्रोस का ऑप्शन दिखेगा और मैक्रोस पर क्लिक करेंगे तो मैक्रोस को रिकॉर्ड, मैक्रोस को पॉज, ये सब आप कर सकते हैं। मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक, जिसे VBA के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में वैध जूम प्रतिशत नहीं है? एक्सेल में जो जूम परसेंटेज है वो मैक्सिमम कितना है? सर 400%। वेरी गुड, इसका मतलब कि 400 के ऊपर जो भी होगा क्या वो इनवैलिड होगा? जी हां, तो 400 के ऊपर क्या दिख रहा है? 500, और ये हो जाएगा इनवैलिड। हम जानते हैं एक्सेल के केस में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है? 10%, बाय डिफॉल्ट कितना है? 100%, और मैक्सिमम कितना है? 400। तो जो भी परसेंटेज 400 के ऊपर होगी वो हमारी इनवैलिड हो जाएगी। तो यहां पर क्या गिवन था? 500, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड वन। क्लियर? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है? बताओ। 2016 2016, 2017 2017 वाला, 2021 वाला, ऑफिस 365 वाला, या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सेल 2021, क्योंकि MS ऑफिस 2021 इज द लेटेस्ट वन। तो एक्सेल का भी कौन सा हो गया? 2021। MS वर्ड का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा हो गया? 2021। पावर पॉइंट का भी कौन सा हो गया? 2021। नेक्स्ट, कंट्रोल W शॉर्टकट इज यूज्ड इन MS वर्ड टू डैश। कंट्रोल W शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में किस लिए किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल W जब भी हम दबाते हैं तो क्या होगा? वो पार्टिकुलर विंडो बंद हो जाएगी। क्या वो पूरी एप्लीकेशन बंद होगी? जी नहीं, पूरी एप्लीकेशन बंद होगी Alt F4 की मदद से, लेकिन वो पार्टिकुलर विंडो बंद करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल W का। तो आइए देखते हैं। सेव एंड प्रिंट दी डॉक्यूमेंट? नहीं। सेव एंड क्लोज दी वर्ल्ड एप्लीकेशन? क्या पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी? नहीं। सेव एंड क्लोज दी डॉक्यूमेंट? क्या वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बंद होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या MS वर्ड बंद हो जाएगी? नहीं। सेव एंड क्लोज दी वर्ल्ड एप्लीकेशन ये कब होगा? Alt F4 की मदद से। जबकि सेव एंड क्लोज दी डॉक्यूमेंट ये कब होगा? कंट्रोल W की मदद से। आप ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। MS वर्ड ओपन करिएगा, उसको सेव कर दीजिएगा और कंट्रोल W कर दीजिएगा, तो MS वर्ड आपकी बंद नहीं होगी, जबकि जो डॉक्यूमेंट है, जो विंडो है वो बंद होगी, लेकिन एप्लीकेशन आपकी खुली रहेगी। विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं, यानी थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीय संचार प्रदान करता है? अच्छा, विश्वसनीय का मतलब रिलायबल इन नेचर। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो नेटवर्किंग में OSI मॉडल में रिलायबल है, जिस पर विश्वास कर सकते हैं? सर, एक ही प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है। कौन सी? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, दैट इज TCP। और नॉन रिलायबल कौन सी है, जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते? तो आंसर है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ऊपर वाली दोनों प्रोटोकॉल्स ऐसी हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कि नॉन रिलायबल हैं, और सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया जा सकता है? TCP पर। क्यों? क्योंकि ये डेटा को एक्नॉलेज करती हैं। एक्नॉलेज का मतलब एक तरीके से आपको प्रूफ देती हैं कि डेटा रिसीवर ने रिसीव कर लिया, इसका ये रहा प्रूफ। दैट इज व्हाई TCP इज मोर रिलायबल इन नेचर। नेक्स्ट,
विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? कौन सा सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? बताइए। प्रिवेंट करने के लिए हैकर से किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का, गेटवे का, राउटर का, वायरस चेकर या रिपीटर? करेक्ट आंसर होगा फायरवॉल। हम जानते हैं एक्सटर्नल एक्सेस को रोकने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर में किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का। ये फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। नेक्स्ट, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS पावरपॉइंट? MS पावरपॉइंट शुरू करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? ppt.exe, powerpnt.exe, mspoint.exe, powerpoint.exe या none of these? हम जानते हैं अगर MS वर्ड की फाइल को स्टार्ट करना है तो winword.exe टाइप करेंगे। पावर पॉइंट की फाइल को ऑन करना है तो powerpnt.exe टाइप करेंगे, यानी सेकंड इज द राइट वन। विंडोज के साथ R दबाएंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगा और इस पर क्या कमांड लिखेंगे? powerpnt.exe और एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे तो क्या होगा? MS पावर पॉइंट की फाइल ओपन हो जाएगी। दैट इज द शॉर्टकट वे टू ओपन द पावर पॉइंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्लीटली 64-bit कंपैटिबल वर्जन ऑफ एंड्रॉइड वाज? एंड्रॉइड का पहला पूर्णतः 64-bit संगत संस्करण कौन सा था? बताइए। एंड्रॉइड क्या है? गूगल के द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर हमारे स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स में मिलता है। अलग अलग वर्जन के साथ में आया, अल्फा, बीटा, है ना, फिर उसके बाद तो लाइन सी लग गई। अब आपको यह बताना है कि एंड्रॉइड का ऐसा कौन सा 64-bit कंपैटिबल वर्जन है, पहला 64-bit वाला। द करेक्ट आंसर इज एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एंड्रॉइड का सबसे पहला 64-bit कंपैटिबल वर्जन कौन सा है? दैट इज एंड्रॉइड 5.0, दैट इज कॉल्ड लॉलीपॉप। अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि एंड्रॉइड का पहला ऐसा वर्जन जो कि ऑफिशियली पहला माना गया, तो आंसर क्या होगा? कपकेक, जिसे ऑफिशियली कॉमर्शियल तौर पर यूज किया गया, दैट इज कपकेक। और अगर यह पूछें कि ऐसा कौन सा वर्जन है जो 64-bit कंपैटिबल वर्जन के साथ में आया, तो आंसर हो जाएगा 5.0, दैट इज लॉलीपॉप। नेक्स्ट, MS वर्ड 2021, MS वर्ड 2021 to use the spelling and grammar option, one has to click on the dash tab and within the dash group click on spelling and grammar। बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है MS वर्ड 2021 में स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है वो किस टैब पर क्लिक करने पर मिलता है? पहला, उस टैब पर क्लिक करने के बाद में आप किस पर देखते हैं वो वाला ऑप्शन, वो भी बताइए। तो अभी हम लोग ने देखा था जब थेसोरस की बात चल रही थी कि थेसोरस कहां पर मिलता है? रिव्यू टैब में। और रिव्यू के अंदर क्या था? प्रूफिंग। और प्रूफिंग के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे ऑप्शंस थेसोरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, है ना, ये कहां पर मिल रहे थे? प्रूफिंग के अंदर। तो यानी आंसर क्या होगा? रिव्यू देन प्रूफिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए एक बार देख भी लेते हैं। तो MS वर्ड ओपन किया, रिव्यू पर क्लिक किया और रिव्यू के बाद प्रूफिंग का ऑप्शन आया, जहां प्रूफिंग में हमें तीन चीजें मिल रही हैं, स्पेलिंग और ग्रामर, थेसोरस और वर्ड काउंट। एग्जाम में कई बार यह भी पूछते हैं कि रिव्यू पर क्लिक करने पर प्रूफिंग के कितने ऑप्शंस हमें दिखते हैं? तो आंसर है 3 ऑप्शंस। कौन कौन से? स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरा थेसोरस और तीसरा वर्ड काउंट। क्लियर? नेक्स्ट, अ सिंगल पैकेट ऑन अ डेटा लिंक इज नोन एज। डेटा लिंक पर एक एकल पैकेट को डैश रूप में जाना जाता है। बताइए। डेटा लिंक की बात हो रही है, इसका मतलब OSI मॉडल की बात हो रही है। OSI मॉडल में जो डेटा लिंक लेयर है वो किस नंबर की लेयर है? सर, सेकंड नंबर की लेयर है। पहली फिजिकल
फिर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में डेटा को कैसे भेजा जाता है? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर जो कि पहली लेयर है, इसमें डेटा को कैसे भेजते हैं? बिट्स के फॉर्मेट में। डेटा लिंक लेयर जो दूसरी लेयर है, डेटा को कैसे भेजते हैं? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्मेट में। और बाकी के ऊपर तीनों लेयर्स में सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में डेटा के फॉर्मेट में। तो बिट्स, फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, ये है पीडीयू। और पीडीयू का मतलब क्या होता है OSI मॉडल में? प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट, यानी कैसे डेटा को भेजेंगे हर एक लेयर में, दैट इज कॉल्ड पीडीयू। नेक्स्ट, व्हाट इज प्री रिलीज्ड सॉफ्टवेयर वर्जन कॉल्ड? पूर्व रिलीज सॉफ्टवेयर संस्करण को क्या कहा जाता है? कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में आता है तो उसका कोई एक प्री वर्जन आता है जिसको टेस्टिंग वर्जन के नाम से भी बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? प्रोग्राम, मॉड्यूल, अल्फा, बीटा या गामा? एंड द करेक्ट आंसर इज बीटा वर्जन, जहां पर यह टेस्टिंग की जाती है यूजर्स को देकर क्या यह वर्जन सही काम कर रहा है या नहीं, और अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें उन कमियों को रिमूव किया जाता है और फिर फाइनल रिलीज कर दिया जाता है पहला वर्जन। लेकिन पहला वर्जन रिलीज करने से पहले उसका क्या आता है? बीटा वर्जन। तो यही पूछ रहा है व्हाट इज प्री रिलीज्ड सॉफ्टवेयर वर्जन इज कॉल्ड। तो आंसर क्या होगा? बीटा। सॉफ्टवेयर की छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, तो आंसर हो जाता मॉड्यूल। कि सॉफ्टवेयर की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। नेक्स्ट, डैश मेंटेन डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन। डैश विभिन्न विषयों पर जानकारी वाले वेब पेजों का डेटाबेस बनाए रखे गए एक समूह है। कह रहा है मेंटेन द डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस। कहां पर सारे वेब पेजेस यानी वेबसाइट का डेटाबेस है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। अगर हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम कहां सर्च करते हैं चीजों को? बताइए सर। हम सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करते हैं और सर्च इंजन पर टाइप करते हैं। तो इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्च इंजन पर है, यानी गूगल क्रोम हो गया, है ना। अब सर्च इंजन की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो कहां मिलेगी? सर्च इंजन पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज सर्च इंजन। चाहे वो गूगल है, याहू है, डकडकगो है, इकोशिया हो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो, ये सारे ही हमारे क्या है? सर्च इंजन, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन को सेव किया गया है। और हम किसकी मदद से उस इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं? ब्राउजर की मदद से। ब्राउजर को क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। तो अगर यहां पर सॉफ्टवेयर पूछा जाता कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर स्टोर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाता? ब्राउजर। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि डेटाबेस को मेंटेन कौन करता है, वेब पेजेस में सारी इंफॉर्मेशन को रखता कौन है, तो आंसर क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। नेक्स्ट, दिस डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, कॉमा टैब, कॉमा मार्जिन, कॉमा इंडेंट एंड अदर एलिमेंट ऑन द पेज। बताइए, यह पृष्ठ पर टेक्स्ट, कॉमा टैब, कॉमा मार्जिन, कॉमा इंडेंट और अन्य तत्वों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी जब हम MS वर्ड में कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो हम वहां पर क्या देते हैं? मार्जिन देते हैं। कि हमें लिखना कहां से है? टेक्स्ट, टैब, मार्जिन, इंडेंट, इन सबको किसके द्वारा सेट किया जाता है? रूलर के द्वारा। आपने देखा होगा MS वर्ड में टॉप में एक रूलर आपको दिखाई देता है, दिखता है ना। जो मेन्यू बार होता है उसके नीचे एक रूलर आपको दिखाई देता है, जिसकी मदद से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं या टैब को सेट कर सकते हैं
या इसके इंडेंटेशन को सेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज रूलर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड 2021? प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, ये तो पता ही होगा आपको। MS वर्ड में हम 2 लाइंस के बीच में अलग अलग स्पेसिंग दे सकते हैं। 1.5 लाइन की अगर हमें स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+5, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट। स्पेसिंग की बात करें तो 1 इंच की भी हो सकती है, 1.15 इंच की भी हो सकती है, 1.5 इंच, 2.0, 2.5, 3.0, या इसको कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं कि 2 लाइंस के बीच में जो गैप हो वो कितने इंच का होना चाहिए। अगर 1.5 इंच का गैप चाहते हैं तो Ctrl+5 करना होगा, 1 इंच का चाहते हैं तो Ctrl+1 करना होगा, 2 इंच का चाहते हैं तो Ctrl+2 करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो किसमें? 1.5 में। ये Ctrl+5 करके ही इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, डायामीटर ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो बाय डिफॉल्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? बताइए। RBI का ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और IBPS भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है। हम जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? एक तरीके की ऑप्टिकल डिस्क है ना। CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ये सब क्या है? हमारी ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल्स हैं। CD का जो बाय डिफॉल्ट डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर का होता है, 12 सेंटीमीटर, या अगर mm में पूछा जाए तो 120 mm, या अगर इंच में पूछा जाए तो 4.75 इंचेस। 3 ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। या तो डायमीटर आपसे सेंटीमीटर में पूछेगा तो 12 सेंटीमीटर, mm में पूछेगा तो 120 mm, और अगर इंचेस में पूछेगा तो 4.75 इंचेस की होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है? नेक्स्ट, द बायोस सेटिंग्स आर स्टोर्ड इन। बताइए, बायोस की सेटिंग्स डैश में संग्रहित होती हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या है? जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड बायोस। और बायोस की जो सेटिंग्स हैं वो कहां पर स्टोर होती हैं? EEPROM में, CMOS चिप में, मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी में या DRAM में? और करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे तो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो ROM में सेव होती हैं, है ना। बायोस कहां पर रहता है? ROM में। लेकिन क्या आंसर EEPROM होगा? नहीं, आंसर इसका होगा CMOS चिप, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। अगर यह पूछा जाता कि बायोस कहां रहता है, द प्लेस वेयर बायोस स्टोर्ड, तो आंसर हो जाता ROM, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बायोस की सेटिंग्स कहां पर स्टोर होती हैं, तो आंसर क्या होगा? बैटरी के अंदर। और ये बैटरी कौन सी है, ये मेमोरी कौन सी है? तो आंसर है CMOS बैटरी। CMOS का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और इसे बोलते हैं CMOS चिप। सर ऐसा क्यों? आइए समझाते हैं। बायोस की सेटिंग में क्या क्या होता है? डेट, टाइम, यही तो है बायोस की सेटिंग, जो डेट को मैनेज करती है, जो टाइम को मैनेज करती है। तो ये ना देकर कि कंप्यूटर का डेट और टाइम कहां पर शो होता है या कहां पर सेव होता है, तो आप लिख देते CMOS, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि डेट और टाइम अगर पूछा जाए बूटिंग के दौरान कहां पर स्टोर होता है, तो आंसर CMOS होगा। इसलिए क्वेश्चन को बदल देते हैं और बायोस की सेटिंग पूछ लेते हैं कहां पर स्टोर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? CMOS चिप, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ प्रिंटर ड्राइवर? कह रहा है जो प्रिंटर के ड्राइवर्स हैं वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? जितने भी ड्राइवर हैं
चाहे वो प्रिंटर के हों, चाहे वाईफाई के हों, चाहे म्यूजिक ड्राइवर हों, चाहे MIDI ड्राइवर्स हों, यानी जितने भी ड्राइवर हैं वो सब कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन जी नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जी हां, क्योंकि बिना ड्राइवर के हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। तो अगर ये इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आएंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब के सब आपके क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट। उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो MS ऑफिस सूट का एक हिस्सा है, MS ऑफिस का जो हिस्सा है। तो MS ऑफिस में क्या क्या आता है सर? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS आउटलुक, वन नोट, MS एक्सेस एंड सो ऑन। तो डेटाबेस वाला एप्लीकेशन कौन सा हुआ? MS एक्सेस, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस एप्लीकेशन। पता होगा आपको। MS वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट। एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। प्रेजेंटेशन क्या है? पावर पॉइंट। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? एक्सेस। ईमेल वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? आउटलुक। ईमेल क्लाइंट जो कि MS ऑफिस का हिस्सा है वो क्या है? MS आउटलुक। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड विंडोज आर कॉल्ड डैश कीज। कह रहा है आमतौर पर जो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाली जो कीज होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? टॉगल कीज, मॉडिफायर कीज, थ्री फिंगर कीज, स्पेशल कीज या फंक्शन कीज। हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट या विंडोज वाली जो कीज होती हैं ये अकेले ही काम करती हैं, ये किसी दूसरे के साथ में मिलकर क्या काम कर सकती हैं? जी हां, ये अकेले काम नहीं करती, ये हमेशा किसी दूसरे के साथ में मिलकर ही काम करती हैं। जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल D, ऑल्ट F4। तो वो कीज जो किसी दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर लेती हैं यानी चेंज कर लेती हैं, ऐसी कीज को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉडिफायर, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट या विंडोज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द पैरेलल ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समांतर ट्रांसमिशन का उपयोग करता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द पैरेलल ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समांतर ट्रांसमिशन का उपयोग करता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, ऑल ऑफ दीज। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा पैरेलल, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल ट्रांसमिशन मतलब प्रिंटर या स्कैनर। क्या ऑप्शन में प्रिंटर दिया है? जी हां। क्या स्कैनर दिया है? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर, जो कि पैरेलल ट्रांसमिशन या पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2016 the default font name is and the default font size is। बताइए। MS PowerPoint 2016 में जो डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम है वो क्या है और जो डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार है वो क्या है? अगर MS वर्ड के बारे में बात हो रही होती कि MS वर्ड के केस में लेटेस्ट वाले वर्जन में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या है? आप कहते सर कैलिब्री। और हम पूछते फॉन्ट का साइज कितना है बाय डिफॉल्ट, तो आप कहते 11। यानी कैलिब्री और 11 ये हो जाता है MS वर्ड या एक्सेल के लेटेस्ट वाले वर्जन में। लेकिन अगर पूछा जाएगा पावर पॉइंट का तो आंसर क्या कैलिब्री और 11 होगा? जी नहीं। इस केस में आंसर हो जाएगा क्या? कैलिब्री लाइट। ये फॉन्ट का नाम है बाय डिफॉल्ट और फॉन्ट का साइज कितना है? 18। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, कैलिब्री लाइट, 18। कैलिब्री लाइट, 18। ये क्वेश्चन अलग अलग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे? सिर्फ फॉन्ट का नाम पूछ लेंगे बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में, कैलिब्री लाइट। सिर्फ फॉन्ट का साइज पूछ लेंगे बाय डिफॉल्ट 18। और मैंने इन क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया और क्या बन गया?
कैलिब्री लाइट और रेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट, 1 GB इज इक्वल टू डैश बाइट। 1 GB कितने बाइट्स के बराबर है बताइए। 1 MB मिलियन बाइट्स के बराबर, 1 TB ट्रिलियन बाइट्स के बराबर, और 1 GB बिलियन बाइट्स के बराबर। यानी करेक्ट आंसर होगा 1 बिलियन बाइट्स। 1 TB ट्रिलियन, 1 MB मिलियन, और 1 GB 1 बिलियन बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू मूव टू नेक्स्ट सेल इन रो इन MS Excel। MS Excel में पंक्ति में अगले सेल पर जाने के लिए या पहुंचने के लिए क्या दबाएंगे। एक्सेल आपने ओपन किया, एक सेल पर आप है और दूसरे सेल पर आपको जाना है, नेक्स्ट वाले सेल पर आपको जाना है, तो ऐसा क्या प्रेस करेंगे जो नेक्स्ट सेल पर पहुंच जाए। टैब, शिफ्ट, स्पेस, एंटर या कंट्रोल। जो वाकई में सही तरीका है वो क्या है, टैब। जब हम टैब प्रेस करते हैं तो अगले सेल पर पहुंच जाते हैं। सो द वैलिड एंड द ऑफिशियल वे टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इज दैट इज व्हाट, टैब। नेक्स्ट, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। बताइए, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहते हैं। सपोज करिए आपने MS वर्ड ओपन किया और आपने एक पैराग्राफ लिखना शुरू किया। अब कुछ स्पेस आप छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो स्पेस आपने छोड़ी है पैराग्राफ लिखने से पहले वाली, इस स्पेस को क्या बोलेंगे। स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे तो लेफ्ट इंडेंट, राइट साइड में छोड़ेंगे तो राइट इंडेंट, है ना। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। गटर मार्जिन क्या होती है, बाइंडिंग करने के लिए छोड़ी गई मार्जिन, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। द मार्जिन दैट इज लेफ्ट फॉर द बाइंडिंग पर्पज ऑफ द पेज, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। लेकिन इंडेंटेशन क्या है, जो पैराग्राफ को लिखने से पहले छोड़ी गई मार्जिन है, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट इज कॉल्ड। कंप्यूटर में पैरेलल पोर्ट को कहा जाता है क्या, मेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर, जॉइंट कनेक्टर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। बताइएगा। अभी हम लोग ने देखा कि पैरेलल पोर्ट तब आंसर होगा जब प्रिंटर और स्कैनर होगा, क्योंकि प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए पहले के समय में जो पोर्ट यूज किए जाते थे, है ना, दैट इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। इनको रिप्लेस किसने कर दिया, USB पोर्ट्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। लेकिन ये जो पैरेलल पोर्ट हैं ये कैसे पोर्ट्स हैं, क्या ये मेल कनेक्टर वाले हैं, जी नहीं। क्या ये फीमेल कनेक्टर पोर्ट्स हैं, जी हां, दीज आर कॉल्ड फीमेल कनेक्टर पोर्ट्स। सर अगर पैरेलल पोर्ट को फीमेल कनेक्टर बोला गया तो मेल कनेक्टर किन्हें बोला जाएगा, सीरियल पोर्ट्स को, जिनका यूज पहले के समय माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए करते थे। दैट पोर्ट इज कॉल्ड मेल कनेक्टर पोर्ट्स। तो याद करिएगा, जब भी पैरेलल पोर्ट की बात हो तो फीमेल होगा। पैरेलल पोर्ट मतलब PP मतलब फीमेल कनेक्टर। और जब भी सीरियल पोर्ट की बात होगी, SP की बात होगी, तो आंसर क्या होगा, मेल कनेक्टर। SP मेल कनेक्टर यानी सीरियल पोर्ट, और पैरेलल पोर्ट मतलब PP, दैट इज कॉल्ड फीमेल कनेक्टर। याद रहेगा, वेरी गुड। विच वन होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कौन सा डेटा और निर्देश रखता है, यानी कंप्यूटर में जितना भी डेटा है या जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहां पर होल्ड रहते हैं, हार्ड डिस्क में, बायोस में, रैम में, टास्क मैनेजर में या रोम में। होल्ड करने का मतलब क्या है, कभी भी अगर होल्ड टर्म देख लें तो होल्ड का मतलब वेट करना। और कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो वेट करवाती है, जिसे वेटिंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, रैम। क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस CPU में जाने से पहले
जहां वेट करते हैं वो जगह कौन सी है? रैम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, दिस इज कॉल्ड रैम। तो होल्ड की बात करें, वेट करने की बात करें, सीपीयू में जाने से पहले जहां पर डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं इसकी बात की जाए तो आंसर क्या होगा? रैम। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली असाइन टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन? टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्वचालित रूप से निर्दिष्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। डीएनएस, डीएचसीपी, नेटबायोस, नेटलिंक या एफटीपी? कभी भी क्वेश्चन में ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस की बात हो, ऑटोमेटिक असाइन टीसीपी आईपी की बात हो, यानी अगर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दिया है तो आंसर हमेशा जो प्रोटोकॉल होगी वो होगी डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को असाइन करना या ऑटोमेटिक टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना, ये बात एक ही है। तो आंसर क्या होगा? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिंस इन DDR3 मेमोरी इज देयर? DDR3 मेमोरी में कितनी पिन होती हैं? हम लोग जानते हैं कि जो रैम होती है वो कितने तरीके की होती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। जो डायनेमिक रैम हमारी होती है वही कंप्यूटर्स में लगाई जाती है और ये डायनेमिक रैम DDR1, DDR2, DDR3 डबल डेटा रेट के नाम से आती है। DDR3 वाली जो हमारी रैम है इसमें पिंस कितनी होती हैं जो कि बहुत पॉपुलर है? दैट इज 240 पिंस। देख सकते हैं आप, यह है आपकी DDR रैम जिसे डबल डेटा रेट 3 के नाम से जानते हैं। ये बहुत फेमस रैम है, DDR के नाम से जानी जाती है। इसको लगाने के लिए जो स्लॉट होता है उसे बोलते हैं डिम स्लॉट, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम का मतलब क्या होता है? वो स्लॉट जिसमें रैम को लगाया जाता है। तो डिम की फुल फॉर्म क्या है? डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और ये कितने पिंस की होती है? दैट इज 240 पिंस। नेक्स्ट, डैश चेंजेस ईच टाइम इट इज इंस्टॉल्ड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इसे इंस्टॉल करने पर हर बार यह अपना रूप बदल लेता है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या ऐसा कौन सा वायरस है जो अपना रूप बदलता रहता है बार बार, गिरगिट की तरीके से होता है? दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो हर बार अपना रूप, हर बार अपना सिग्नेचर, हर बार अपना मेथड चेंज कर लेता है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये थे आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए? ये भी बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे डेटाबेस का, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। क्या है क्वेश्चन? इन डेटाबेस टेबल व्हाट डज अ कॉलम रिप्रेजेंट? डेटाबेस तालिका में एक कॉलम क्या दर्शाता है? कॉलम का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स, इंडेक्स, एंटिटी, रिलेशन या टपल्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो अगले वीडियो को देखिएगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए ताकि एग्जाम का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए, आप कंप्यूटर के कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
इस कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और कंप्लीट कॉन्सेप्ट, यानी फुल फ्लेज कोर्स आपको कंप्यूटर का मिल रहा है। कैसा लगा सेशन एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।